दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ और पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के सुंदरवन इलाके में नदियों से घिरा हुआ संदेश खाली पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता शाहजहां शेख के नाम से चर्चित है। संदेश खाली और शाहजहां शेख को लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब ये दोनों नाम पूरे राष्ट्रीय मीडिया में छाए हुए हैं। संदेश खाली की घटना पर राजनीतिक विवाद इस वक्त चरम पर है। दरअसल टीएमसी नेताओं की चर्चित तिगड़ी यानी शाहजहां शेख, शिबू हजारा और उत्तम सरदार के अत्याचारों और कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं ने बगावत कर दी है। इससे इस क्षेत्र में जो एक उबाल है वो आया हुआ है और लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को भी मुश्किलों में डाल दिया है। हालांकि संदेश खाली के तीन नेताओं में से सबसे अधिक चर्चा शाहजहां शेख की है। आखिर दोस्तों, कौन है शाहजहां शेख जो इतना चर्चित है और पिछले 1.5 महीने से पुलिस और कानूनी एजेंसियां जिसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। दोस्तों, सच बताऊं तो शाहजहां शेख पर लगे आरोप 1990 के दशक के फिल्मों में दिखाए जाने वाले गुंडों के आतंक की याद ताजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली में शाहजहां शेख के भाई बनने की कहानी भी अपने आप में एक फिल्मी ड्रामा जैसी है। 42 साल का शाहजहां शेख राज्य में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। कभी एक मजदूर के रूप में काम करने वाला शाहजहां शेख धीरे धीरे इस इलाके में अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करता है और कैसे वो राजनीतिक और आर्थिक दिग्गज बन जाता है, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसने अपनी शुरुआत मछली पालने वाले एक छोटे से वर्कर के रूप में शुरू की थी और उसके बाद आजीविका चलाने के लिए एक ईंट भट्टे पर भी उसने काम किया था। दरअसल शाहजहां शेख का नाम पहली बार बीती 5 जनवरी को दोस्तों उस समय सामने आया जब पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम तलाशी के लिए उसके घर पहुंची थी और इसकी सूचना मिलते ही शाहजहां के सैकड़ों हजारों समर्थक, जिसमें महिला भी बड़ी संख्या में थी, वो शाहजहां शेख के घर के पास पहुंच जाते हैं और ईडी की टीम और उनके साथ आई केंद्रीय एजेंसियों की टीम पर पत्थरों से, डंडों से हमला कर देते हैं। सिर्फ केंद्रीय बलों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि पत्रकारों पर भी घेर कर हमला किया गया था। गांव वालों के हमले पर, शाहजहां शेख के हमले पर इतना बवाल मचा था कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। दरअसल ईडी के 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे और कोर्ट में ईडी ने जब तर्क दिया इसको गिरफ्तारी के लिए, तो शाहजहां शेख के बारे में ईडी के वकील ने कहा कि वो इतना प्रभावशाली है कि जब हमारी टीम वहाँ पर गई तो से केवल 15 मिनट में उसने 3000 लोगों की भीड़ जुटा ली थी और हमने जब उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन टावर के रूप में पहचानी तो पता चला कि वो अपने आवास पर था और उसने इस पूरे हमले को करवाया था और इसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। यानी वो कितना प्रभावशाली है आप इससे जान सकते हैं, ये कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा। दरअसल उसने अपने वकील के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन किया था, जिसको अभी पेंडिंग छोड़ा गया है, यानी जिस पर अभी फैसला नहीं लिया है। और उसने ये कहा था कि अगर ईडी उसको गिरफ्तार ना करने का भरोसा दे तो वो उनके समक्ष पेश हो सकता है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में ही गांव की दर्जनों महिला शाहजहां शेख और उसके दोनों शागिर्द शिव प्रसाद उर्फ शिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई थी। उनका कहना था कि ये जो तमाम लोग हैं, यानी ये जो तिगड़ी है, वो दरअसल पूरे इलाके का शोषण कर रही हैं और इस गुस्से में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के मुर्गी पालन केंद्रों को और जो इन लोगों से जुड़े हुए घर थे इनके भाई के शाहजहां शेख के, उनमें आग भी लगा दी थी। इन महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके शागिर्दों के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि इन्होंने हमारी ज़मीनों को जबरन कब्जा कर लिया है और महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी किया है, यानी महिलाओं के साथ बलात्कार भी किए हैं। ये आरोप इन पर लगे, शाहजहां शेख पर। इलाके में जब परिस्थिति बिगड़ती देखे तो पुलिस वहां भेजी गई और इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी महिला अपना प्रोटेस्ट बंद नहीं करे और उन्होंने सड़कों पर लगातार शेख और उसके शागिर्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखा। महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने पहले उत्तम सरदार फिर शिब्बू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया
लेकिन शाहजहाँ शेख कहाँ इसका किसी को पता नहीं, अब तक फरार है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि वो बांग्लादेश भाग गया, क्योंकि नज़दीक ही बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो वहाँ पर जा सकता है। हालांकि उसके भाई का कहना है कि वो कहीं नहीं गया है, वो बंगाल में ही है। अगर वो बांग्लादेश भाग जाता तो वो अपने वकील से कैसे वो जमानत की या फिर कार्रवाई करता। लेकिन ये जिस तरह से महीनों से लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है ये शाहजहाँ शेख, जिसने एक मछुआरे के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया और इस तरह से एक डॉन बन गया। दरअसल संदेश खाली के लोग शाहजहाँ शेख के इस पूरे सफ़र के गवाह रहे हैं। इलाके की ये जो एक डेवलपमेंट शाहजहाँ शेख का हुआ है, वो हर व्यक्ति की ज़ुबान पर आपको मिल जाती है। उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि किस तरह से 4 भाई बहनों में से सबसे बड़े इस 42 साल के शेख ने अपनी दबंगाई और अपनी रुतबे के बल पर, सत्ता दल पार्टी के साथ नज़दीकियों के बल पर किस तरह से अपने आप को बढ़ाया, लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया और महिलाओं के साथ अत्याचार किया। ये अपने आप में वहाँ की एक सबसे चर्चित कहानी इस वक्त की है। एक मज़दूर जिसने मछली पकड़ी, ईंट भट्टे पर काम किया और वो फिर धीरे धीरे से वहाँ से ईंट भट्टे पर काम करने के दौरान ये यूनियन का एक 2004 में नेता भी बन गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि 2020 तक वह कभी बस में कंडक्टर भी करता था, कभी घर घर सब्जियां बेचता था। यानी भट्टे पर काम किया, मछली पकड़ी, कंडक्टर बना, सब्जियां बेची, यानी हर काम किया। एक बहुत ही निम्न परिवार से आता था और इसने जिस तरह से अपने मामा के जरिए राजनीतिक रसूख हासिल किया, वो अपने आप में जो है एक इसको दिग्गज बनाता गया। इसको ये समझ में आ गया कि राज्य में अगर सरकार में पैठ हो तो कुछ भी किया जा सकता है। दरअसल शाहजहाँ जब राजनीति का खरा सीख रहा था तो उस वक्त राज्य में वाम मोर्चा के बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी। अपने कामकाज में सहूलियत के लिए उन्होंने 2 साल यानी वर्ष 2006 में सीपीएम का हाथ थाम लिया। 2011 में वाम मोर्चा का शासन खत्म होने के बाद अगले साल ही उसने टीएमसी का दामन थाम लिया और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय और उत्तर 24 परगना जिले के पार्टी अध्यक्ष ज्योतिप्रिय मल्लिक के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर जमीन पर काम करने लगा और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीते पंचायत चुनाव में उसके नेतृत्व में मिली भारी जीत के बाद पार्टी ने शाहजहाँ को जिला परिषद का सदस्य भी बना दिया। जानकार बताते हैं कि सीपीएम के पैरों तले से लगातार खिसकती जमीन को ध्यान में रखते हुए साल 2008-9 में ही शाहजहाँ उससे दूरी बनाने लगे थे। दरअसल शाहजहाँ राजनीतिक और सत्ता का रूप भांपने में माहिर है। संदेश खाली के एक सीपीएम नेता बताते हैं कि पार्टी में रहने तक शाहजहाँ का रवैया अपेक्षाकृत ठीक था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में जैसे ही वो शामिल हुआ, जिले के नेताओं का जैसे ही वृद्ध हस्त उसके ऊपर आया, वो बेकाबू हो गया और खलनायक बन गया और खुलकर खेलने लगा। दरअसल इलाके में चुनावी समीकरणों को देखते हुए टीएमसी के शीर्ष नेताओं ने उसे खुली छूट दे रखी थी। वाम मोर्चा के नेता बताते हैं कि शाहजहाँ का इलाके में इतना आतंक था कि किसी में भी उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। जल्द ही शाहजहाँ संदेश खाली ब्लॉक नंबर 1 के तृणमूल प्रमुख और फिर आगापुर सरबेरिया ग्राम पंचायत के प्रमुख भी बन गया था। यानी उसका राजनीतिक रसूख लगातार बढ़ता जा रहा था और 2023 के पंचायत चुनाव जीतने के बाद वह उत्तर 24 परगना जिले का परिषद का सदस्य भी बन गया और मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का प्रमुख भी बन गया। यानी उसके पास काफ़ी रसूख आ गया और ईडी को जिस राशन घोटाले में शाहजहाँ की तलाश है, उसी मामले जो राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक भी जेल में है। वही ज्योतिप्रिय मलिक जिसका खास ये कभी हुआ करता था, लेकिन ये फिलहाल फरार है। शाहजहाँ को मलिक का बेहद करीबी माना जाता है, ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं और इसी वजह से ईडी को इसकी तलाश है। और जैसे ही ईडी की टीम उसके घर पर पहुंची, इसने अपने गुर्गों से उस पर हमला करवा दिया। दरअसल ये ईडी को भी अपनी दबंगई से डराना चाहता था। दरअसल स्थानीय लोग बताते हैं कि शाहजहाँ अपनी दबंगई का डर दिखाकर तमाम क्षेत्र में रुतबा हासिल कर चुका था और सिर्फ यही नहीं, उसके शागिर्द शिव प्रकाश और शिबू हजारा और उत्तम सरदार भी गांव वालों पर इसका ही दम और डर दिखाकर अत्याचार किया करते थे। कई बीजेपी के नेता कहते हैं कि 3 साल पहले संदेश खाड़ली के भांगीपाड़ा इलाके में टीएमसी और भाजपा के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी शाहजहाँ शेख का नाम सामने आया था, लेकिन सरकार का संरक्षण होने की वजह से उस पर कोई आंच नहीं आई थी। यानी वो उस मामले में साफ बच गया था।
2023 के पंचायत चुनाव के समय उसकी ओर से जो दायर हलफनामा था उसमें कहा गया था कि उसके पास 17 गाड़ियां हैं, 14 एकड़ ज़मीन है जिसकी कीमत 4 करोड़ है। इसके अलावा उसके पास 2.5 करोड़ के सोने के जेवर भी हैं और बैंक में करीब 2 करोड़ की नकदी है। उन्होंने अपनी सालाना आय 20 लाख रुपए बताई थी, यानी इतनी तो उसने साफ बताया था कि इतनी इतनी संपत्ति उसके पास है। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में जो है उसके पास सोना, चांदी और कैश है। सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट भी अक्सर किया करता था और इसी की वजह से तृणमूल कांग्रेस के भी कई नेता उससे खिलाफ थे और सरकार में भी इसकी कई बार फजीत हो गई थी, क्योंकि वो स्थानीय जो सरकारी अधिकारी थे उनसे मारपीट करवाता था और ज़बरदस्ती काम भी करवाता था। बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी दावा करते हैं कि शाहजहां के पास सैकड़ों मछली पालन केंद्र हैं। ईंट भट्टे के अलावा उसका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। उसने कोलकाता के हाई प्रोफाइल पार्क सर्कल में करोड़ों रुपए की कीमत का एक मकान भी बनवा रखा है, यानी उसके पास अथाह संपदा है। बीजेपी का कहना कि शाहजहां को पहले सीपीएम ने संरक्षण दिया और उसके बाद टीएमसी ने, और टीएमसी में तो वो निरंकुश हो गया और तेजी से फला फूला। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अब तक शाहजहां शेख का नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल शाहजहां शेख जैसे नेता राजनीतिक पार्टियों की जरूरत है। ऐसे लोग इलाके से संबंधित पार्टी के राजनीतिक हित साधते रहते हैं और बदले में राजनीतिक दल ऐसे नेताओं की गतिविधियों को भी सहन करती रहती है, आंखें मूंदे रहती है और अंत में इस तरह के कारनामे सामने आते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में कब शेख की गिरफ्तारी होगी और कब पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन ये सच है कि अगर राजनीतिक पार्टियां इसी तरह से अपने गुर्गों को निरंकुश करती रहेंगी तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, ये तो एक तानाशाही है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार।